5 BHK की शुरुआत भी आरपीएस ने ही करी थी। 5 BHK अपार्टमेंट्स की डिमांड थी, बट कोई बिल्डर वो गट फीलिंग के साथ वो 5 BHK आने से डर रहा था कि क्या फरीदाबाद में पोटेंशियल है, क्या ये सेल आउट हो सकता है। मेरा एक मानना है, मतलब मे बी आई एम नॉट रॉन्ग, और कमर्शियल बनाना बहुत इजी होता है, और 21 लाख स्क्वायर फीट अपने आप में बहुत बड़ी स्पेस होती है। 100%। इतना बड़ा स्पेस बना के उपलब्धि तो मैं तब मानता हूँ जब ये प्रॉपर्टी लीज होता है, अदरवाइज 90% कमर्शियल रेट का सक्सेस रेट 0 है। यहाँ पे अभी तक रेट नहीं हो पाई है, तो अब हमारा वोटिंग है कि जो फरीदाबाद के लोगों को अब तक नहीं मिल पाया था वो हम फरीदाबाद में गए। बेसिकली यहाँ का आदमी जाता था है। अगले 5 साल में फरीदाबाद में आपको जस्ट डबल के रेट है, गारंटी दे दी थी आपने की बात। अच्छा जी, की बात करते हैं तो आप मान के चलिए स्टार्टिंग फ्रॉम 25,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड, और बिल्ट अप एरिया की बात करते हैं तो 4,500 to 5,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ठीक है, इस पे हम स्टार्ट करने की शुरुआत करेंगे। डाउन द लाइन 5 to 7 years you can see this 25,000 to 75,000 अप्रॉक्स, क्योंकि फिर पूरा शहर डेवलप हो रहा है। नितिन जी, विनीत जी, वेलकम टू ग्रह ज्ञान। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच। ओके, सो मैं पहले समझना चाहूंगा कि आप रियल एस्टेट में आपका आना कैसे हुआ? सर, रियल एस्टेट, आई एम फ्रॉम IT बैकग्राउंड, आई एम फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, सो आई हैव बीन डूइंग डिजिटल मार्केटिंग ऑलमोस्ट लाइक 14 years, 15 years. ठीक है, Then I joined RPS as a digital marketer only. ओके, सो ये फर्स्ट जॉब थी आपकी? For the real estate. हाँ, Yes, it was उससे पहले? उससे पहले रियल एस्टेट की मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है, इवन मैं सच बताऊं तो मुझे 3 BHK 2 BHK का डिफरेंस भी नहीं पता होता था। मैंने जब फ्लैट खरीदा तो डिफरेंस समझ में आया। अच्छा देन डिजिटल मार्केटिंग में जब यहाँ ज्वाइन किया तो सारी चीजों को समझा। अच्छा, कैंपेन्स हम पहले करते थे लोगों के, बट फिर यहाँ पर आने के बाद समझ में आया, फिर डीप डाउन तो समझते गए। अप्रोक्स 2 साल मैंने डिजिटल मार्केटिंग ही आरपीएस में किया। देन आई मूव्ड ऑन टू सेल्स। अच्छा, कि 15 साल बहुत बड़ा टाइम हो जाता है। बहुत बढ़िया। सेल्स में आने का शुरू से मन था, पहले भी कुछ सेल्स की हुई है, तो देन आई मूव डाउन टू सेल्स। ओके, विनीत जी आप बताओ। सर 15 years में मेरी जर्नी को देख के लगता नहीं 15 साल हो गया आपको रियल एस्टेट में। बट इट्स द बिगिनिंग। बेसिकली मैं समझता हूँ कि 15 साल भी अभी शुरुआत हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइन में आप जब भी आते हो ना, तो आपके लिए बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, सीखने के लिए। मुझे अभी ऐसा लगता है कि मतलब आई बीन टू मैनी स्टेट्स, मतलब आई वर्कड इन उत्तराखंड, इन यूपी, मोर और लेस यूपी तो मैंने पूरा कवर किया हुआ। अगर मैं बात करता हूँ वृंदावन टू आगरा टू कानपुर टू इलाहाबाद, आपने नॉर्थ में पूरा काम किया हुआ है। मोर लेस सबके। 15 साल का एक्सपीरियंस है कि मैं पहले किसी और ग्रुप के साथ था, फिर मुझे मौका मिला आरपीएस के साथ जुड़ने मौका। इट्स बीन 1.5 year, मोर देन 1.5 year मैं आपके ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हूँ। कब फर्स्ट जॉब ही रियल एस्टेट थी? यस, मेरी फर्स्ट जॉब रियल एस्टेट है, और दूसरे से मैंने स्टार्टिंग की थी ओमैक्स ग्रुप साथ में। बहुत बढ़िया, ठीक। थोड़ा मुझे बताएं आरपीएस के बारे में कि आरपीएस का क्या विजन है, क्या स्ट्रेटजी है, आरपीएस कब स्टार्ट हुआ और आरपीएस क्या कर रहा है अभी? सो आरपीएस को स्टार्ट हुए ऑलमोस्ट 21 years हो चुके हैं। 21 years। बहुत बढ़िया। आई गेस सबसे पुराना ग्रुप है फरीदाबाद का, इससे पुराना कोई नहीं रहा होगा। और गुप्ताज हैं, राकेश गुप्ता जी, शांति गुप्ता जी, इनकी शुरुआत थी। ठीक है। और अगर आज के टाइम में बताएं तो ऑलमोस्ट हम मोर देन 100 acres प्रोजेक्ट की डिलीवरी करके बैठे हुए हैं फरीदाबाद के अंदर। ऑलमोस्ट हम फरीदाबाद में रहे, लास्ट 2 years से एक्सपेंशन शुरू हुई है। ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमारे सारे प्रोजेक्ट्स, जिसमें कुछ मार्वल्स अगर मैं बात करूं तो आरपीएस सवाना ऑलमोस्ट 49 एकड़, आज भी हरियाणा की सबसे बड़ी सिंगल लाइसेंस सोसाइटी। मैं उस पे आऊंगा, पर मैं समझना चाहता हूँ कि आपका पहला प्रोजेक्ट कौन था आज आरपीएस? ग्रीन वैली। ये कहा था? आरपीएस ग्रीन वैली, सूरजकुंड। कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आरपीएस जो डिलीवर्ड किया हो, एक जो माइलस्टोन अचीव किया हो? देखिए, आरपीएस के बारे में एक सबसे अच्छी बात मैं बताता हूँ आपको कि हमारे ग्रुप के साथ ना, वी आर द ओनली बिल्डर्स जिनकी डिलीवरीज 100%, मतलब हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट देखोगे ना, 21 years जर्नी, हमारा कोई भी ऐसा सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है जो मैं डिलीवर नहीं किया हो। मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रीन वैली टू सवाना टू ओरिया टू डिस 12th एवेन्यू टू पार्क अपार्टमेंट टू पाम ड्राइव सेंट्रल ड्राइव नाउ दैट इज रेडी टू मूव इन। हम इन्फिनिया की बात कर रहे हैं, ये 7.5 एकड़ का हमारा कमर्शियल है। तो हम लोगों ने 100% डिलीवरी की है, अभी तक इतना ही प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं। अपकमिंग हमने स्टार्ट किया है अपने आप एक्सपेंशन करना फरीदाबाद से बाहर। आपका कोई फेवरेट प्रोजेक्ट जो आरपीएस में बोला था ये प्रोजेक्ट यार ये मेरा फेवरेट है, आरपीएस? आरपीएस 12th एवेन्यू।
12th एवेन्यू, दैट्स कमर्शियल। रेसिडेंशियल में और या Yes. क्या है ये प्रोजेक्ट? आरपीएस और या बेसिकली 3 BHK एंड 5 BHK रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। तो 5 BHK की शुरुआत भी आरपीएस ने ही करी थी। 5 BHK अपार्टमेंट्स की डिमांड थी, बट कोई बिल्डर वो गट फीलिंग के साथ वो 5 BHK आने से डर रहा था कि क्या फरीदाबाद में पोटेंशियल है, क्या ये सेल आउट हो सकता है, कि आप कॉन्सेप्ट बनाना और सेल करने में दोनों में डिफरेंस होता है। बिल्कुल सही बात। ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया था हमने? हमने इसको लॉन्च किया ऑलमोस्ट 2022 में। डिलीवर्ड? Now it's delivered. 3 BHK is delivered, and most probably the 5 BHK, all the towers are complete. हम मार्च या अप्रैल 2025 में पोजीशन दे देंगे। ठीक है। आपने प्रोजेक्ट की बात की 12th एवेन्यू, थोड़ा बताइए 12th एवेन्यू क्या प्रोजेक्ट है, उसे कुछ डिटेल्स, कब स्टार्ट हुआ और क्या स्ट्रैटेजी है उसमें, और किस तरह के ब्रांड की प्लानिंग कर रही है, कितना लैंड एक्वायर किया है और क्या उस पर डिजाइन है? बेसिकली एज ऑफ नाउ हम बात कर रहे हैं एक लैंड पैक जो 7.5 एकड़ का हमारा कमर्शियल है। इसमें हम रिटेल और ऑफिस स्पेस लेके आए थे। इसके साथ में एडजॉइनिंग हमने अभी 9 एकड़ का लैंड पैच लिया है। बेसिकली ये टोटल लैंड पैच होगा 16.5 एकड़ का है। इसमें 25 लाख स्क्वायर फीट की डेवलपमेंट हुई है। बहुत बढ़िया। इसमें हमारा जैसे यहाँ पे रिटेल और ऑफिस स्पेस की बात कर रहे हैं, IT की बात कर रहे हैं हम लोग, और हम रिटेल और रेजिडेंशियल लेके आ रहा है। तो बेसिकली हम एक हब बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अच्छा। इसमें क्या रिटेल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल, बेसिकली ऑफिस स्पेस। तो रिटेल, IT एंड रेजिडेंशियल, तो आपको सारी चीजें दिखाने लगे। इस प्रोजेक्ट का बेस्ट पार्ट ही है इसके 3 कंपोनेंट्स। ओके। इसकी लोकेशन एंड द कंपोनेंट्स, रेजिडेंशियल, रिटेल एंड ऑफिस स्पेस। तो ये एक ही कंपाउंड के अंदर तीनों चीजें हैं। दिल्ली NCR के अंदर मेरे को लगता है हार्डली कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो इतने। आपने लोकेशन की बात की अभी, तो लोकेशन से क्या कैसे एडवांटेज मिलता है इस प्रोजेक्ट को? देखिए लोकेशन ना, अगर मैं आज बात करता हूँ हाईवे, नेशनल हाईवे, हम NH19 फ्रॉम केरन NH2 बता नेक्स्ट, तो NH19 पर बेमॉन 0 किलोमीटर फ्रॉम साउथ दिल्ली बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ से हम साउथ दिल्ली को कवर, मतलब नॉट इवन इन फरीदाबाद, हम साउथ दिल्ली भी कवर करते हैं। आज 5 से 10 किलोमीटर का रेडियस ले लीजिए। तो हम यहाँ के बाद से टोल स्टार्ट होता है, दिल्ली बॉर्डर पे हम बैठे हुए हैं। लोकेशन इससे अच्छी, हाईवे के साथ वो आगे 700 फीट का फ्रंट, इससे अच्छी लोकेशन मतलब फरीदाबाद, इवन मैं कहता हूँ आगरा से लेकर दिल्ली के बीच में इतने बड़े कमर्शियल का इतना बड़ा फ्रंट, और ये लोकेशन शायद ही है। मेट्रो भी शायद प्रपोज है, या मेट्रो है? मेट्रो 2 मेट्रो स्टेशन है, जस्ट 200 मीटर्स टुवर्ड्स दिल्ली, 300 मीटर टुवर्ड्स फरीदाबाद। और द बेस्ट पार्ट इज ना, आज हम मोन स्टेट से सिर्फ 3 मिनट की दूरी पे है। ओके। मोन स्टेट इज इन दिल्ली, वी आर इन फरीदाबाद। मोन स्टेट के रेट्स आर 3 टाइम्स, रेंटल्स हो या प्रॉपर्टी के रेट हो, वो 3 गुना है। ठीक है। और आप एक सिर्फ टोल का डिफरेंस है, विच इज लाइक 3 मिनट्स और 4 मिनट्स टोल। तो व्हाई विल नॉट पीपल कम ओवर हियर? कोई चीज जो 4 करोड़ की है वो आज आपको यहाँ 1.25 करोड़ में मिलती है या 1.5 करोड़ में मिलती है, तो बट ऑब्वियस, एंड वी आर ऑन हाईवे। मेरा एक मानना है, मतलब मे बी आई एम नॉट रॉन्ग, और कमर्शियल बनाना बहुत इजी होता है, और 21 लाख स्क्वायर फीट अपने आप एक बहुत बड़ी स्पेस होती है। 100%। इतना बड़ा स्पेस बना के उपलब्धि तो मैं तब मानता हूँ जब ये प्रॉपर्टी लीज होता है। अदरवाइज 90% कमर्शियल रेट का सक्सेस रेट 0 है, क्योंकि बिल्डर कमर्शियल बना तो देता है, पर लीजिंग एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है, जिससे काम कमर्शियल पिटती है। तो मैं उस पर बात करना चाहूंगा कि अगर आरपीएस ने इतनी बड़ी डेवलपमेंट की है, तो इसकी लीजिंग को कैसे ख्याल रखता है, और लीजिंग के लिए आरपीएस क्या क्या कर रहा है? लीजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी की डील कमर्शियल को चलाने। बिल्कुल सही बात है। और आज फरीदाबाद की ना एपेटाइट बहुत अच्छी है। तो फरीदाबाद की एपेटाइट देखेंगे तो यहाँ का जो निश कस्टमर है, प्राइम कस्टमर है ना, वो बेसिकली ब्रांड की तलाश में, आपको लोकेलिटी की तलाश में है। तो बेसिकली आपको वो लाइफ स्टाइल मिले। लाइफ स्टाइल यहाँ पे अभी तक क्रिएट नहीं हो पाई है। तो अब हमारा मोटिव है कि जो फरीदाबाद के लोगों को अब तक नहीं मिल पाया था, वो हम फरीदाबाद में थे। बेसिकली यहाँ का आदमी जाता का है गुड़गांव या फिर जाएगा नोएडा। तो बेसिकली वो जा रहा है क्योंकि वहाँ पे वो ब्रांड्स है, वो लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल हमें अपग्रेड कर रहा है। तो उसी के लिए हमने मतलब मल्टीपल ब्रांड्स अब टारगेट कर रहे हैं, जो बेसिकली आपके फरीदाबाद में आई। कुछ ब्रांड्स आप हाईलाइट करना चाहोगे जो आपके पास अभी लीज्ड हैं? अगर हम रिटेल की बात करते हैं तो हल्दीराम वी हैव साइन ऑलमोस्ट 8000 स्क्वायर फीट। हमने वेस्ट साइड साइन किया हुआ है, हमने सिनेलाइन मूवी मैक्स सिनेमा साइन किया हुआ है। बहुत बढ़िया। और फरीदाबाद का फर्स्ट रिक्लाइनर सिनेमा इज इन दिस आरपीएस 12th एवेन्यू प्रोजेक्ट। अरे वाह। और एक एंडवर्क, इट्स अ कोवर्किंग कंपनी जो हमने साइन की हुई है। कितने एरिया साइन किया एंडवर्क ने? ऑलमोस्ट, मैं सीट्स के बारे में बात करूं तो ऑलमोस्ट 1000 सीट्स। ओके। तो इट्स फरीदाबाद बिगेस्ट कोवर्किंग स्पेस जो हमने ऑलरेडी साइन किया हुआ। बाकी बहुत सारी ब्रांड्स हमारे पाइपलाइन में है, क्योंकि वी हैव जस्ट रिसीव्ड द ओसी। सो बहुत सारी ब्रांड्स पाइपलाइन में है। मोस्ट प्रोबेबली आपको विद इन 6 मंथ्स आप दोबारा हमारे साथ पॉडकास्ट करेंगे तो आपको कुछ नए अपडेट्स मिलेंगे। ओके।
सो इन रियल एस्टेट्स जनरली सो हम बात करते हैं ऐसे बड़ी बड़ी बातें, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर बैकग्राउंड स्टोरी में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं एज ए डेवलपर। सो कुछ आप हाईलाइट करें, कुछ ऐसे चैलेंजेस आपने फेस किए हो एज ए डेवलपर और उसके फिर ओवरकम किया हो। सर सबसे बड़ा तो कोविड था। कोविड टाइम वाज नॉट गुड फॉर रियल एस्टेट। बिल्डर नीड मनी टू बिल्ड द बिल्डिंग, तो वो कोविड टाइम में नहीं आ रहा था। आपको रेंटर्स देते रहने हैं, आपको सैलरीज भी देनी है, तो वो बहुत अच्छा टाइम नहीं रहा। फिर बीच में नोटबंदी, जीएसटी, ये सारे रियल एस्टेट के लिए तो अच्छे फैक्टर्स नहीं रहे। बट फाइनली वी हैव क्रॉस्ड ऑल द थिंग्स, वी हैव डिलीवर्ड द प्रोजेक्ट, नाउ पास्ट इज पास्ट। दिल्ली एनसीआर की मार्केट आप किस तरह से देखते हो? सर दिल्ली की मार्केट तो ऑलरेडी बूमिंग है। मतलब दिल्ली में तो आप प्रोजेक्ट्स है ही नहीं, हाँ। कहेंगे है ही नहीं। एनसीआर की बात एनसीआर की बात करते हैं तो नोएडा, मैं नोएडा को अपने कस्टमर्स को बताता हूँ, नोएडा नोएडा नहीं है, वो 5 शहर है। अट्टा एक अलग शहर है, 62-63 एक अलग शहर है, 124 से 146 एक अलग शहर है, गौर सिटी एक अलग शहर है, इंदिरापुरम एक अलग शहर है। तो वो हर जगह से अलग अलग धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। गुड़गांव ऑलरेडी सोहना क्रॉस कर चुका है। बिल्कुल सही बात है। वहां पर गुड़गांव ने जो एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। अब लास्ट में बचता है फरीदाबाद। नाउ इट्स टाइम फॉर फरीदाबाद, क्योंकि फरीदाबाद इज द ओनली लोकेशन जिसकी कनेक्टिविटी तीनों एरिया से और वो इक्विवेलेंट है। 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, इतना ही डिफरेंस है। फरीदाबाद, नाउ द टाइम फॉर फरीदाबाद। अगर फरीदाबाद को पिछले 10 साल से कंपेयर करें तो 10 साल पहले फरीदाबाद क्या था और 10 साल अभी फरीदाबाद क्या है और 10 साल के बाद फरीदाबाद क्या होगा, इससे क्लैरिटी मिलेगी हमारे व्यूअर्स को कि समझने में कि फरीदाबाद रियल एस्टेट मार्केट बेसिक सी चीज है फरीदाबाद की मार्केट को लेकर। आज हम सेंटर में है, मतलब अगर हम मैं लेमैन की तरह बात कर रहा हूँ कि मुझे गुड़गांव जाना है तो मेरे लिए यहाँ से 20 से 25 मिनट का रास्ता है। मुझे नोएडा जाना है तो अगेन 20 to 25 मिनट। दिल्ली में बॉर्डर पर हूँ तो दिल्ली में अपना डेस्ट है। तो अब अपकमिंग जो इन्वेस्टमेंट जैसे जेवर एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं तो वो भी हमारे यहाँ से 25 से 30 मिनट है। तो अब ये सेंटर है, यहाँ से आपको नोएडा जो एफएनजी बनने जा रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हमारे साथ अपना आई है। यहाँ एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस बना रहे हैं जो सीधा जेवर को कनेक्ट करेगा। हम केएमपी और केजीपी को कनेक्ट कर रहे हैं। केएमपी केजीपी जो क्या है, यमुना एक्सप्रेस को कनेक्ट कर रहा है। यमुना एक्सप्रेस आपको आगरा लखनऊ से कनेक्ट कर रहा है। यमुना एक्सप्रेस से आप दमना एक्सप्रेस को कनेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये सेंटर हो गया है जहाँ से आप गुड़गांव से लेकर नोएडा, गाजियाबाद, मतलब पूरा इंटीरियर कवर कर सकते हैं बिया एक्सप्रेस वे। तो कनेक्टिविटी मेजर कंसर्न होता है किसी भी शहर के डेवलपमेंट की। तो आज हम सेंटर में बैठा हूँ, मैं कहता हूँ फरीदाबाद आज की डेट में सबसे सस्ता शहर है। बिल्कुल सही। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए फरीदाबाद से सस्ता कुछ नहीं है। आप अगले 5 साल 10 साल की बात कर रहे थे, मैं 5 साल की बात कर, ठीक है। अगले 5 साल में फरीदाबाद में आपको जस्ट डबल के रेट है, गारंटी कर लीजिए आपने की बात। अच्छा जी, जस्ट डबल होंगे आपको, क्योंकि यहाँ मिले। आप दिल्ली में देखिए ना, स्पेस ही नहीं है। नोएडा में आज 12 से 14 हजार रुपए स्क्वायर फीट का कम से कम रेजिडेंशियल का रेट है, मिनिमम रेट बता रहा हूँ। गुड़गांव पे आ जाओ 20,000 रुपए स्क्वायर फीट का रेट हो गया। अब फरीदाबाद बस्ता जहाँ आपको आज भी 8,000 रुपए स्क्वायर फीट में 4 BHK 5 BHK अपार्टमेंट मिल जाता है। मार्केट सोरिया की बात कर रहे हैं। आप प्राइस की बात करें, आप 10,000 रुपए स्क्वायर फीट हम जो यहाँ पे लेके आने की बात कर रहे हैं, वो 15,000 रुपए स्क्वायर फीट में बोर्डलेस को मैं कहता हूँ वो भी सस्ता है। तो आप दिल्ली में जाएंगे ना, आप ओगला तक जाइए। ओगला में देखिए, मैं बिल्डर्स का नाम नहीं होगा, बट वहाँ पे वो 25,000 रुपए स्क्वायर फीट बेच रहा है दिन से। बिल्कुल भी जो 25,000 रुपए स्क्वायर फीट वहां लेगा वो यहाँ क्यों नहीं लेगा? 15 मिनट का हाईवे पर हो और 15,000 रुपए स्क्वायर फीट में बहुत सस्ती प्रॉपर्टी देगा। मतलब मैं यही बोल रहा हूँ, अगले 5 साल फरीदाबाद के सुपर बूम एरिया नहीं। लेकिन इसमें से एक चीज और भी निकलती है कि अगर फरीदाबाद की कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग है तो फिर गुड़गांव नोएडा क्यों बूम किया, फरीदाबाद क्यों नहीं बूम किया? सर बिकॉज ऑफ आईटी। देखो जहां पर आईटी है वहां पर परचेजिंग पावर है। हमारे पास हमेशा से ऑटोमोबाइल था या मैन्युफैक्चरिंग आप कहेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में बाइंग पावर या फिर स्पेंडिंग पावर मैं कहूंगा कम होती है कंपैरेटिवली टू आईटी। बट नाउ डेज हैव चेंज्ड। पुराने समय के हिसाब से अब चीजें चेंज हो गई हैं। आज फरीदाबाद कुछ और ब्रांड मांगता है, पहले कुछ और ब्रांड्स मांगता था। पहले मैकडोनल्ड्स भी, आज से 15 साल पहले बात करेंगे तो मैकडोनल्ड्स एक ब्रांड थी जहां लोग पार्टी करना जाते थे, फैमिली संडे को जाती थी। आज वो चेंज हो चुका है। आज वो ठीक है, बस शॉपिंग करने जा रहे हैं तो मैकडोनल्ड्स चले, टेक अवे हो गया। तो उस तरीके से माइंड ग्रोथ हो रहा है, स्पेंडिंग पावर्स बढ़ रही है, यंग जनरेशन आ रही है। पहले पुरानी जनरेशन थी, स्पेंडिंग नहीं होती थी उस हिसाब से। आईटी में क्या है, शुरू से स्पेंडिंग हमेशा से पहले से ही रही है। मैन्युफैक्चरिंग के यंगस्टर्स ने टेक ओवर किया है। नाउ दे आर स्पेंडिंग ह्यूज हेल लॉट ऑफ मनी। करेक्ट। तो बढ़ना ही है। ओके, सो रियल एस्टेट मार्केट में अगर किसी इंडिविजुअल को एज अ बिल्डर इंटर करना हो तो कैसे कर सकता है?
सबसे पहले विजन देन गट्स। ओके मैं तो दो चीज बोलूंगा, मतलब गट्स अगर बोल पाए तो गूदा, गट्स और विजन। सबसे इंपॉर्टेंट है विजन, हाँ। देन गट्स। मनी तो बट ऑब्वियस इन्वॉल्व है ही रियल एस्टेट। मैं इसको ऐसे कहूंगा कि ये इतना आसान नहीं है ये सीट में एंटर कर जाना। आप सुबह उठे और आप सोचे कि आप ये सीट में एंटर करके, नहीं, इट्स नॉट दैट इजी। आपको लगता है कि आप ये सीट में, मतलब आज आप, मैं चाहूँ कि आज आके बिल्डर बन जाऊं, नहीं। बिल्डर के सामने बहुत चैलेंजेस होते हैं जब आप एक प्लान करते हो। प्लान के साथ में आगे जो मैंने बोला कि विजन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास में विजन है, अगर आपके पास बहुत अच्छा विजन, तो इन्वेस्टर आपके साथ जुड़ेगा। आपके पास आइडिया है, एक आइडिया होना जरूरी है, विजन होना जरूरी है आपके लिए। उसके साथ में फिर इन्वेस्टर्स आपको चाहिए होता है, तो उसके लिए ट्रस्ट चाहिए होता है। अगर आपके साथ में लोग जुड़े हैं तो सर आपके लिए मनी इज नॉट द मैटर। दिल्ली एनसीआर शहर में बिल्डर बनने के लिए कितने पैसों की आवश्यकता होती है? देखिए, मैंने कहा ना आगे, इसमें ना मनी इज नॉट रिक्वायर्ड। अगेन यू नीड टू हैव विजन। अगर आपके पास विजन है तो आपको 1 रुपए की भी जरूरत नहीं है। आपके साथ में ट्रस्ट होना जरूरी है, विजन होना जरूरी है। अगर आपके पास में अच्छा विजन है और आपका ट्रस्ट है लोगों में, तो आप उस विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे की तो जरूरत होगी। ट्रस्ट से ही इन्वेस्टर लॉबी साथ चलती है। यस। सो बिल्डर्स एज आरपीएस कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे कितना काम करती है और उसके लिए वो कैसे काम करती है? सर कस्टमर सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा देखो हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि भांति भांति के कस्टमर हैं, भांति भांति के लोग हैं। तो सेटिस्फेक्शन का लेवल सबका अलग है। किसी को, अगर मैं बोलूं, किसी को पेपर्स ऑन टाइम चाहिए, तो हमने एक बहुत अभी एक्सपोनेंशियल चेंज किया। हमारी सीआरएम टीम जो बेसिकली वी आर फ्रॉम सेल्स, तो सीआरएम टीम जो जसोला बैठती थी, तो हमारे पास एक गैप आता था कि कुछ भी कम्युनिकेशन में 1 दिन लग गया, पेपर आना है तो भी 1 दिन लग गया। तो ओनर्स ने डायरेक्टली उस पूरी टीम को यहाँ शिफ्ट किया जस्ट फॉर द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो मतलब प्रॉब्लम थी, अब उनको सॉर्ट कर दिया गया है। बाकी मुझे ऐसा डिलीवरी हम कर चुके हैं, तो अब तो सेटिस्फेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है। जब तक डिलीवरी नहीं होती तो सेटिस्फेक्शन हो सकता है कस्टमर में ना आए, पर अब लोग आते हैं, प्रोडक्ट को देखते हैं, जो नहीं थे सेटिस्फाई की डिले है 2-4 महीने जो भी डिले है, नाउ दे आर सीइंग थिंग्स। आज वो सेल ही नहीं करना चाहते, आज वो चाहते हैं कि ये प्रॉपर्टी और आगे बढ़ने वाली है। सबको पता चल गया कि अब ये बढ़ने वाली है और नो वन इज सेलिंग। नहीं, मुझे लगता है पहला सेटिस्फेक्शन तो तभी आता है जब आपकी राइट टाइम पे प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हो जाए। वही डिलीवरी तो सब। और मैं इसी को करेक्ट करता हूँ कि हम लोगों ने ना ओरिया की बात कर रहा हूँ, किस ओरिया हमारा प्रोजेक्ट है। हम लोगों ने टाइम जो एज पर देना गाइडलाइन, हमें नवंबर में हमारा था टारगेट कि हम इसे डिलीवर करेंगे, बट हम इससे बिफोर टाइम, मतलब व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव इज मार्च 25 का टारगेट लेके चल रहे हैं, उसको डिलीवर करके। डिलीवरी का एग्जैक्ट मंथ ऑफ डिलीवरी नहीं बताता। एवरीवन इज सेइंग लाइक जनवरी टू मार्च, मार्च टू, वी आर सेइंग मार्च। ओके, मार्च हम मार्केट बोल रहे हैं, वी आर प्लानिंग फॉर दिसंबर। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स टॉक गोवा। आरपीएस गोवा में एंटर कर रहा है, किस विजन के साथ? सर न्यू गोवा, एक्चुअली गोवा नहीं बोलेंगे उसको, न्यू गोवा बोलेंगे। Okay. तो हम न्यू गोवा में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, एक इस विजन के साथ कर रहे हैं कि हम वहां पर पूरी एक प्लानिंग, टूरिज्म प्लानिंग, पूरा एक टूरिज्म को जो बेसिक नेसेसिटीज होती है उसके साथ हम पूरी टाउनशिप्स, विलास और आपके फार्म हाउसेज, ये सब प्लान कर रहे हैं। आज के टाइम में गोवा बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। मोपा एयरपोर्ट आया है, वी हैव चिप्पी एयरपोर्ट, वी हैव डब्ल्यूएम एयरपोर्ट। तो मोपा आने की वजह से जीएमआर ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, वहां पर दिल्ली की तरह एरो सिटी ला रहा है, और प्लस फिल्म सिटी भी वहां पर आने वाली है। तो उसी विजन के साथ हम भी जा रहे हैं कि एक और महाराष्ट्र और गोवा, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट एंड गोवा, ये दोनों पैरेलल है। सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में आता है और गोवा का काफी बड़ा एरिया जो मोपा से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर फिल्म सिटी ला रहे हैं। एग्जैक्ट किस लोकेशन पे आप प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो वहां पे? सर सो ये दोनों होने वाला है, ये गोवा भी होने वाला है, गोवा की टेरिटरीज में भी होने वाला है, और गोवा से लगा हुआ सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो ये दोनों में होने वाला है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि महाराष्ट्र होने की वजह से यहाँ पर पॉलिसीज बहुत क्लियर है। सो अभी लोकेशन पे रुकते, मुझे लगता है कि कोई बीच की बात करेंगे ना तो व्यूअर थोड़ा समझ पाएंगे कि कहाँ पे है। तो नियर बाई कोई बीच? सर अब वो प्रोजेक्ट साइज इतना बड़ा है, वो प्रोजेक्ट साइज सच्ची में इतना बड़ा है कि वी आर कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द बीचेस, बट फिर भी मैं कुछ प्रोजेक्ट साइज इतना बड़ा है क्या मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक वी आर प्लानिंग ऑलमोस्ट 1000 एकड़ प्लस। 1000 एकड़? 1000 एकड़ प्लस। वो लैंड एक्वायर कर लिया आपने भी? ऑलमोस्ट 250 एकड़, 200-300 वी हैव एक्वायर्ड एंड नाउ वी आर। ओके, अभी प्रोजेक्ट हमने सेल करना स्टार्ट कर दिया है?
मोस्ट प्रॉब्ली जस्ट अभी थोड़े दिन में कर देंगे हम। अभी हम क्या बेच रहे हैं, मतलब अब जैसे प्लॉट बेच रहे हैं, विला बेच रहे हैं, अभी हम क्या? मैं एक लोकेशन बताता हूँ। निर्वड़े एक लोकेशन है जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आती है। ठीक है। सो वी हैव ऑलमोस्ट अ 120 एकड़ लैंड पैच ओवर देयर। तो वहां पर हम जो ला रहे हैं दैट इज प्लॉटिंग प्लस योर स्टूडियो अपार्टमेंट्स इन योर विलास, ये हम निर्वड़े में ला रहे हैं। देन वी हैव बिचौलिम। बिचौलिम के अंदर हम अभी एज ऑफ नाउ प्लॉट्स लाएंगे। सॉरी, ये पूरा लैंड पार्सल एक ही जगह या स्कैटर्ड है? सर बिचौलिम इज इन गोवा और जो निर्वड़े है वो महाराष्ट्र बॉर्डर पे है। ठीक है। अगर हम मोपा से बात करें तो निर्वड़े इज जस्ट 20 मिनट्स फ्रॉम मोपा। ओके। इट्स डायरेक्टली कनेक्ट विद NH66 जो एयरपोर्ट से जाता है। और बिचौलिम इज अप्रॉक्स 35 to 40 मिनट्स फ्रॉम मोपा। और ऑलमोस्ट सारे बीचेस जो आप अंजुना बीच फॉर एग्जांपल, अंजुना बीच इज जस्ट 20 मिनट्स फ्रॉम निर्वड़े। ओके। तो इसीलिए महाराष्ट्र हैव द सेम पोटेंशियल, द निर्वड़े एंड सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट हैव सेम पोटेंशियल जस्ट लाइक गोवा। गोवा की आज एक प्रॉब्लम है कि वहां पर प्रॉपर्टीज बढ़ी नहीं है। महाराष्ट्र में ये प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वहां पर ह्यूज लैंड बैंक अवेलेबल है, चीजें सस्ती हैं कंपैरेटिवली। अगर हम आशा गांव की बात करते हैं, आज आशा गांव का जो रेट है वो 1.25 लाख to 1,30,000 पर स्क्वायर यार्ड है। जबकि आप इसी को सिंधुदुर्ग के अंदर ले आते हैं तो इट्स जस्ट लाइक 25,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और आशा गांव और निर्वड़े लोकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ 20 मिनट का डिफरेंस है। सिंधुदुर्ग इज द फर्स्ट टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अगेन गोवा की प्रॉब्लम है 6 मीटर की रोड है। आप गोवा में कहीं भी अंदर चले जाइए अदर देन हाईवे एवरीथिंग इज 6 मीटर्स। आप जब यहाँ पर आते हैं महाराष्ट्र तो आपको वाइड रोड मिलती है, बड़े लैंड पैचेस मिलते हैं, आपको सीवेज पॉलिसीज मिलती हैं और सारी लोकेशन इज सेम। इट्स वेस्टर्न घाट्स एंड द बेस्ट पार्ट इज AQI। ओके, जिसको हम भूल रहे हैं बार बार। AQI बहुत अच्छा है। अगर आज हम दिल्ली NCR में बैठे हुए हैं इट्स 400+, 500+। वहां पर करेंटली मैंने मॉर्निंग में चेक किया था, इट वाज 28। ओह वाह, जो हम सोचते ही नहीं है। हम कभी सोचते ही नहीं दिल्ली में कभी हो पाएगा। दिल्ली हमारे 200 बहुत होता है। हाँ, 200 हमारे लिए मतलब मॉर्निंग वॉक टाइम होता है। कैसे थॉट आया कि मतलब अब सब जैसे RPS तो कर रहे हैं ना, काफी बिल्डर्स है जो गोवा में प्लान कर रहे हैं। DLF ने भी प्लान किया, हाउस ऑफ विनंदन लोधा भी गोवा में बेच रहा है। इनफैक्ट काफी गोदरेज इज प्लानिंग। सर ऑल ऑफ सडन ये गोवा इतना हाइप क्यों बन गया? एक ना सेकंड होम कॉन्सेप्ट इंडिया में चलने लगा है आफ्टर कोविड। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो सेकंड होम में अगर आप चाहेंगे, आप मैं सिर्फ 2 या 3 लोकेशन आपको बता सकता हूँ सेकंड होम के लिए जो इंडिया की डिमांड है। वन इज गोवा, प्रायोरिटी इज गोवा एंड देन वी हैव समथिंग इन हिल्स। कुछ लोग हिल्स चाहते हैं बट उसका बहुत मेजर चंक गोवा चाहता है। तो गोवा इस वजह से इन डिमांड है। एवरीवन नीड्स अ होम। अब वो चाहे रिटायरमेंट होम उसको आप बोल लीजिए या कोई आज वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट चल रहा है। पीपल इन IT इंडस्ट्री और अदर इंडस्ट्रीज आर वर्किंग वेरी गुड एंड अर्निंग वेरी गुड। तो वो चाहते हैं कि महीने में एक दिन, एक महीना, साल के अंदर एक महीना गोवा रह के आ जाए। तो इसी वजह से गोवा इज बूमिंग। सो अगेन इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतने डेवलपमेंट्स गोवा में आ रहे हैं, काफी बिल्डर्स के आ रहे हैं। आप RPS का प्रोजेक्ट और बिल्डरों से डिफरेंट कैसे होगा? ऐसा क्या यूनिक हम प्लान कर रहे हैं? सर सबसे बड़ा तो लैंड साइज। ठीक है, एक बड़ी टाउनशिप प्लान कर रहे हैं। बहुत बड़ी टाउनशिप प्लान कर रहे हैं। ठीक है, हम बीचेस प्लान कर रहे हैं, आर्टिफिशियल बीचेस प्लान। आर्टिफिशियल बीचेस, यस, वी आर प्लानिंग। इट्स अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। ओके। और ये आर्टिफिशियल बीच किस तरह का होगा, क्या है ये? जस्ट लाइक इन दुबई आपने देखा होगा आर्टिफिशियल बीच होता है विद इन द लैंड। क्योंकि आप बीच पे जाना तो चाहते हैं बट हमेशा ऐसा नहीं है कि आप डेली बीच जाएंगे। ये पॉसिबिलिटी, आप दुबई जाते हैं, आप सिंगापुर जाते हैं, आप थाईलैंड जाते हैं, आप इंडोनेशिया बाली जाते हैं, तो आप अगर हर दिन बीच में नहीं जा रहे। बट लोगों को बीच चाहिए, या तो बीच साइड प्रॉपर्टी चाहिए या बीच चाहिए, बीच वाली फील चाहिए। तो उसके लिए हम एक आर्टिफिशियल बीच प्लान कर रहे हैं। कितने एकड़ का ये बीच, आर्टिफिशियल बीच? ऑलमोस्ट 22 एकर्स का। 22 एकर्स? यस, ये पार्ट ऑफ प्लानिंग है। ओके। देन मैंने आपको बताया कि फिल्म इंडस्ट्री, पूरी एक फिल्म सिटी प्लान हो रही है। तो फिल्म सिटी के लिए बहुत डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने भी हमारे फिल्म सिटी गोवा में कहाँ प्लान हो रही है? ये नियर टू एयरपोर्ट ही हो रही है। बिल्कुल, मोपा एयरपोर्ट। एवरीथिंग नाउ गोना डेवलप विल बी नियर टू मोपा ओनली, क्योंकि लैंड पैचेस वहीं के आसपास। एयरपोर्ट के आने से क्या चेंजेस आ रहे हैं गोवा के डायनामिक्स में या गोवा के प्रॉपर्टीज में? सर
मैं तो एक चीज से बता सकता हूँ कि फ्रॉम द लास्ट 1 year द प्रॉपर्टी हैव डबल्ड। ओके। अगर आप मैं रेजिडेंशियल में ROI की बात करूं, रेंटल ROI की, इट्स मोर देन 8 to 10%, जो कि हमारे दिल्ली NCR या किसी भी डेवलप्ड सिटी में इज लाइक 4% 3%। 2 से 3%। वहां पर वो रेंटल रेजिडेंशियल ROI इज 8 to 10% बिकॉज ऑफ द डिमांड बहुत है। अभी गोवा की मार्केट में क्या प्राइसेस चल रहा है इन जनरल, अगर हम बात करें तो? अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई लैंड पैच गोवा में सबसे महंगा है आशा गांव। तो आशा गांव का मैंने आपको रेट बताया, ऑलमोस्ट 1,30,000 रुपए गज। ओके। विला वहां पर 30 CR से शुरू होकर 60 CR तक के विलास है। इतना महंगा गोवा में है? महंगा गोवा के अंदर है। अरे वाह। और आप थोड़ा सा इधर उधर जाएंगे तो बेयर मिनिमम जो रेट है दैट इज 50 to 60,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड। ये तो दिल्ली NCR को ही टच कर रहे हैं। दिल्ली NCR को टच कर रहा है। मुझे लगा गोवा सस्ता होगा। नहीं टूरिस्ट है तो सस्ता तो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, हम प्लान कर रहे हैं अपनी लैंड पार्सल की बात करते हैं, RPS की बात करते हैं, हम किस रेट पे प्लान कर रहे हैं और एट लास्ट फिनिशिंग पे हम किस रेट पे जाएंगे? मतलब एक कस्टमर अगर आज इंटर करता है RPS के प्रोजेक्ट में और कस्टमर 4 साल के बाद एग्जिट देखता है आपके प्रोजेक्ट से, तो आज किस रेट पे इंटर करता है और एग्जिट किस रेट पे देखता है? सर अगर हम प्लॉट्स की बात करते हैं तो आप मान के चलिए स्टार्टिंग फ्रॉम 25,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड, और बिल्टअप एरिया की बात करते हैं तो 4,500 to 5,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ठीक है। इस पे हम स्टार्ट करने की शुरुआत करेंगे। डाउन द लाइन 5 to 7 years यू कैन सी दिस 25,000 to 75,000 अप्रॉक्स, क्योंकि फिर पूरा शहर डेवलप हो रहा है। सर देख लो, इतना गुड़गांव दिल्ली नहीं भाग जितना आप गोवा भगा रहे हो। का डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं होती। गुड़गांव की डेवलपमेंट अब स्टैटिक हो चुकी है, मानना पड़ेगा आपको। अच्छा। लोग गुड़गांव से द्वारका पे चले गए हैं, तो वहां पर पोटेंशियल है, एक्चुअली में पोटेंशियल है। आप कहीं भी टूरिस्ट एरिया में जाएंगे तो पोटेंशियल है। और इतना ही पोटेंशियल है सर। फरीदाबाद 3 टाइम हो गया। करेंट मार्केट पे गोवा में इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? क्योंकि लोकेशन आप बताएं, ये लोकेशन अभी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ये लोकेशन बेस्ट है गोवा पे। इस लोकेशन पे अभी हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं बोलूंगा सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। ओके। देखो मैं अपना प्रोजेक्ट तो बोलूंगा बट ऑब्वियस, बट सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट इज अ गुड एरिया। आप इसको इस तरीके से लगा के चलिए कि जैसे गुड़गांव जब खत्म हुआ तो सोहना के रेट आज गुड़गांव के रेट पर पहुंच चुके हैं, तो सिंधुदुर्ग के साथ भी सेम वही कंडीशन है। गोवा में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज अवेलेबल नहीं है और गोवा की पॉलिसीज भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कंपैरेटिवली टू महाराष्ट्र। तो सिंधुदुर्ग इज अ गुड प्लेस टू इन्वेस्ट इन। नए एक्सप्रेस वेज आपके प्लान है, आपका कोस्टल कॉरिडोर है जो स्टार्टिंग फ्रॉम अहमदाबाद टिल गोवा जा रहा है, और टचिंग ऑल द कोस्टल लाइंस ऑफ इंडिया। देन एक दिल्ली टू गोवा एक एक्सप्रेस वे है, तो आज उसकी जो कनेक्टिविटी है वो 3 से 3.5 घंटे। मुंबई नॉट दिल्ली, मुंबई टू दिस गोवा आज 3.5 घंटे रह गई है कनेक्टिविटी, जो पहले 9 घंटे थी। तो वो बूम करना ही है, बाय डिफॉल्ट उसको बूम करना है, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट है, कंडीशन फेवरेबल है, लैंड रेट्स अच्छे हैं, इन्वेस्टर्स की डिमांड है, तो एवरीथिंग इज फेवरेबल फॉर गोवा करेंटली। ओके। तो अभी आपने बताया एक पॉइंट कि गोवा में लैंड लेना इतना इजी नहीं है, काफी रूल्स रेगुलेशन है। तो एज अ बिल्डर, एज अ डेवलपर, आप जब गोवा में इंटर करते हो तो वो लैंड एक्विजिशन कैसे होता है? एक होता है प्रॉपर्टी लेना, एक होता है प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉपर्टी लेना, तो दोनों में डिफरेंस है। हाँ, मैं प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। एज अ बिल्डर अगर कोई डेवलपर गोवा में इंटर कर रहा है तो उसके लिए लैंड लेना कितना इजी और कितना टफ होता है? सर देखो, डिफिकल्ट नहीं होता, बट गवर्नमेंट पॉलिसीज को समझना, अगर आप बॉर्न एंड बॉटअप इन गोवा है तो पॉलिसीज को समझने में हो सकता है इजी हो। फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली की पॉलिसीज अलग है, तो समझने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। देन वी हैव दिस कम्युनिकेशन इश्यूज थोड़ा सा। फिर वहां पर लोकल वोकल सिस्टम थोड़ा ज्यादा है। दे डोंट वांट आउटसाइड, दे डोंट वांट कि आउटसाइड से कोई आए और डेवलपमेंट करे। कहीं पर भी, मतलब ये पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी है। आधे दुनिया में जंग इस चीज की हुई है, तो ये भी एक इशू है। बट ये चीज महाराष्ट्र में नहीं है, और महाराष्ट्र के बिल्डर्स का अभी उस डिस्ट्रिक्ट में फोकस नहीं है। ठीक है। सो जो भी जा रहा है वो दिल्ली, हालांकि हाँ मैं वही देख रहा हूँ कि मेजर दिल्ली NCR के डेवलपर ही है। डिमांड है ना, आप महाराष्ट्र के पास ऑलरेडी बहुत सारी लोकेशंस है, वहां के कस्टमर्स को ऑलरेडी बहुत सारी लोकेशंस है। दिल्ली वाले के लिए तो गोवा ही है।
मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको रियल एस्टेट में जो खट्टा मीठा कुछ भी हो सकता है, मतलब जो आप शेयर करना चाहते हो। मतलब मैं एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ में मैं कहना चाहूँगा। जब मैं वृंदावन अपोस्टेड था तो एक कस्टमर थे मेरे साथ में। मतलब उनको लिए ना, मतलब मनी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हार्ड मनी से एक सपना लेके आता है बंदा कि यार मुझे एक छोटा घर लेना है वृंदावन। मैंने कहा सर यहाँ तो बहुत मुश्किल है, लाइक आपका क्या है, बोले सर बैंक लोन। वो कस्टमर को शायद वो 3 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी, मैं आज की बात कर रहा हूँ, वो 3 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी। आज उस प्रॉपर्टी की कीमत 30 लाख। बहुत बड़ा। 3 इयर्स के स्पेन की बात है, 3 साल में। तो आज उस बंदे का फोन आता है कि सर मैं आपको ना भूल ही सकता जिंदगी का। ये आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? एज सच कुछ नहीं है, बट हाँ मुझे कस्टमर याद है। वो आए थे मेरे पास और काफी पहले प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी, तो आई वॉज हैविंग नो आइडिया अबाउट इट कि क्या है, क्योंकि आप किसी के कहने पर नहीं मान सकते कि उसने बोला मैंने 50 लाख की प्रॉपर्टी ली है, मेरी ये वैल्यू थी, तो आप नहीं मान सकते। आपको तो अपने बैकएंड डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा। तो मैंने पूछा, अब उसके साथ कुछ कम्युनिकेशन एरर था उस टाइम पर। अब वो उस बात को समझ नहीं रहा था, मतलब ना इसमें बिल्डर का गलती थी ना कस्टमर की गलती थी, वो कुछ कम्युनिकेशन एरर था। कुछ एडिशनल चार्जेस को बताना वो भूल गए, या जिसने बताया वो स्किप हो गया उनसे, एंड ही वाज फाइटिंग कि आई विल नॉट पे। और मेरे को उनको, मतलब वो मेरे से ही बात कर रहे थे, बार बार मेरे से ही बात कर रहे थे। तो मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी, फाइनली वो नहीं माने। तो लास्ट में मैंने बोला सर देखो एक ही ऑप्शन होगा, या तो ये कैंसिल हो जाएगा या फिर आपको ही देना पड़ेगा। सर उसके साथ प्रॉब्लम ये थी कि उसकी बेटी की शादी थी एंड ही वाज नॉट हैविंग मनी। तो फाइनली मैंने बोला सर मैं तो इतना कर सकता हूँ, मैं दे दूंगा। अब फाइनली मैं क्या करूँ, मतलब मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। वो इस बात से इतना इम्प्रेस हुआ कि सर आप क्यों देंगे, आपका तो कोई रोल नहीं था। मैंने कहा सर कंपनी है, अब आपको भी देखना है, कंपनी को भी देखना है। तो वो उसी टाइम पे चेक काट के चला गया। मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर वो दोबारा आया, कुछ और प्रॉपर्टीज ली। सेल्स में कितना सच होता है और कितना मिलावट होता है ना, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। और ये ना हम लोगों को बदनाम कर दिया गया है कि सेल्स वाले झूठ बोलते हैं। मैं इसको ऐसे कहता हूँ, हमने ना अभी आप कभी झूठ नहीं बोलते रियल एस्टेट में। मेरा ऐसा मानना है, मेरा अपना 15 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने तो मुझे ऐसा समझ आता मैंने कभी झूठ नहीं बोला और झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं। ये सब ना कुछ मैं कहूँगा चंद बस ना 100 में से 10% लोग हैं जो आपसे कोई मिसकमिटमेंट या मिसकम्युनिकेशन करके कोई प्रॉपर्टी दे देते हैं। मेरा ऐसा मानना, जैसा मेरा खुद का दिल नहीं मान रहा था कि ये प्रॉपर्टी मुझे लेनी चाहिए, मैं किसी दूसरे को सजेस्ट भी नहीं करूँ। तो हमेशा आप किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने जा रहे हो ना, उस प्रॉपर्टी में जाइए, वहाँ खड़े हो जाइए और बाय दीजिए। अगर आपको वहाँ पे पॉजिटिव वाइब आ रही है ना, को बढ़िया खरीद दीजिए बिना सेकंड थॉट के। और अगर आपको देखिए हर एक चीज़ की ना नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंस होती है। मेरा ऐसा मानना है कि मैं जहाँ आप जाइए वहाँ पे आपको फील आएगा, वो पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, दोनों डिफरेंट है। अगर आपको पॉजिटिव फील आ रहा है वो प्रॉपर्टी आप परचेज कीजिए, वो आपको फलेगी, वो आपको 100% रिटर्न देगी। रियल एस्टेट में हिडन कॉस्ट होता है, मतलब कस्टमर्स कहते हैं कि प्रॉपर्टी मैंने 2 करोड़ की ली और पोजीशन मुझे 230 की पड़ी, 240 की पड़ी। तो एक बार वो हिडन कॉस्ट क्या होता है? सर वो हिडन कॉस्ट कभी नहीं होता, कभी भी नहीं होता। बायर एक्चुअली, आज के टाइम पे तो नहीं है, पहले फिर भी एक बार मैं बोल सकता हूँ, हिडन कॉस्ट नहीं है। कुछ एडिशनल चार्जेस हैं, लाइक आपका कोई जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन है, या फिर ईडीसी आईडीसी, इलेक्ट्रिफिकेशन चार्जेस, फायर फाइटिंग चार्जेस, लेबर सेस, ये सारी चीजें होती हैं जो कस्टमर जानना नहीं चाहता। हम हमेशा बता के चलेंगे, या कोई भी मार्केट में कभी आप नहीं चाहोगे कि कस्टमर वापस आपके पास आए। पहले आप बेचने के लिए मेहनत करो, फिर समझाने के लिए दोबारा मेहनत करो। हम हमेशा बोलते हैं सर सर्टेन एडिशनल चार्जेस विल बी ऑलवेज बी देयर, बट वो उस वक्त उन चार्जेस को नहीं समझ रहा होता। वो अगर किसी से भी बाइफरकेशन पूछेगा तो जितना उसको पता हो वो 100% बताएगा, तो उसके लिए वो हिडन कॉस्ट हो जाती है, पर वो हिडन होती नहीं है। ये मार्केट का स्टैंडर्ड है। आप प्लॉट में जाएंगे तो 5% जीएसटी है, और सॉरी 0% जीएसटी है। आप रेजिडेंशियल में जाएंगे तो 5% है, कमर्शियल में तो 12% है। ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है। ठीक है। और आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई इन्वेस्टर या कोई एंड यूजर फरीदाबाद में कुछ प्रॉपर्टी देख रहा हो तो उसे क्या लेना चाहिए और किस रेट पे और कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? फरीदाबाद में देखिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है हाल शरीफ में, फरीदाबाद की मार्केट में। बट हम बात कर रहे हैं कोई यूनिक प्रॉपर्टी की जो आपकी लाइफस्टाइल बदल दे, जो आपको लिविंग स्टैंडर्ड को अप करे। तो हम लोग लेके आए हैं अभी आरपीएस 12 एवेन्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें आपको हम प्रीमियम रेजिडेंशियल की बात कर रहे हैं। ऐसा रेजिडेंशियल है जिसमें आपको बेसिकली हमारे पास लोकेशन नेशनल हाईवे पर, बैंक ऑन नेशनल पे,
हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट मिक्स की, आपको आईटी, रिटेल, ऑफिस, एंटरटेनमेंट, फूड, बेवरेजेस, तो वो सारी चीजें हम आपको एक ही जगह पर लिख के दे रहे हैं। सी गोवा में अगर कोई इन्वेस्टमेंट देख रहा है तो उसके लिए क्या राय सलाह आपका है? अब आप, हर इन्वेस्टर अलग टाइप का होता है। कुछ चाहता है मुझे लैंड मिले, मैं अपने हिसाब से डेवलपमेंट करूंगा। कुछ कोई एफर्ट नहीं चाहता, वो बनी बनाई चीज चाहता है। सो वी हैव फ्लैट्स। कुछ बड़े में बिल्टअप में चाहता है तो वी हैव विलास। तो ये इन्वेस्टर साइकोलॉजी है, बट ऑब्वियस मनी इज इन्वॉल्व। आपका बजट क्या है? यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द प्लॉट एंड इफ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ मनी देन यू कैन गो फॉर अ फार्म हाउस या विला। वो सिंपल है। और मैं आपके एक हिडन कॉस्ट का आंसर दोबारा देना चाहूंगा। मुझे याद आया, जब तक जीएसटी नहीं आया था तब तक वैट था 4%। जब जीएसटी आया तो कमर्शियल पे हो गया 12%। अब वो उस कस्टमर के लिए हिडन कॉस्ट हो गया, जिसमें ना बिल्डर कुछ कर सकता है ना कस्टमर कुछ कर सकता है। उसकी पेमेंट पे तो 12% लगना ही लगना। ओके नितिन जी, ओके विनीत जी, प्लेजर डिस्कशन विद यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू। यू।